नमस्कार दोस्तों, एस विवेकानंद की ऐप पर आप सभी का दोस्तों हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों एसओ की जो फर्स्ट टेस्ट सीरीज़ आज ऑर्गेनाइज की गई उसका दोस्तों हम यहाँ पर करेंगे शानदार जानदार वीडियो सॉल्यूशन, डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे दोस्तों, ताकि आपके सभी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। और एक बात और दोस्तों, पेपर को देख के घबराना नहीं है। हो सकता है आज आपने जो पेपर दिया हो उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आ रहे हो, लेकिन 6 टेस्ट सीरीज़ है हमारी, अभी पहली है। तो ये टेस्ट सीरीज़ में एग्ज़ाम के ओरिएंटेड बिल्कुल ऐसी बनाई है कि आपका लगभग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे कवर हो जाएंगे दोस्तों। और जो भी आपने तैयारी की है, अगर कहीं तैयारियों में कमी है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो उनके शॉर्ट नोट्स बनाए पढ़ें। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पर आपको अभी फर्स्ट पेपर में शुरुआत में ऐसा लगेगा कि हमसे हो नहीं रहा, तो लेकिन धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस ज़रूर आएगा। मेहनत करते रहें। तो दोस्तों शुरू करते हैं इसी मेहनत के साथ में हमारे एसओ की फर्स्ट टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन। पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है, और दोस्तों बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर पेपर बनाया गया है, बहुत ही शानदार पेपर दोस्तों बनाया है यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, दो निष्पक्ष पासों को, मतलब दो हमारे पास फेयर डाइस हैं, दो पासे हैं, उनको एक साथ फेंका गया, उछाला गया, तो 12,000 परीक्षणों में। तो दोस्तों पासों को कितनी बार फेंका? 12,000 बार फेंका है, मतलब दो पासे 12,000 बार उछाले गए। तो उन परीक्षणों में प्रत्याशित संख्या क्या है कि जिसका योग 4 से कम होगा, मतलब एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टाइम्स कि द सम विल बी लेस देन 4। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा क्या है कि जब 12,000 हमने दो पासे फेंके एक साथ, तो ऐसा कितनी बार हुआ। एक्सपेक्टेड टाइम का मतलब है प्रत्याशित बार, लगभग कितनी बार जो उन दोनों पर जो टोटल आ रहा है उनका जो योग है, सम लिखा हुआ है कि सम 4 से कम हो। मतलब हमारे पास दो डाइस हैं, माना कि x है और y है, दोनों डाइस का योग 4 से कम हो, इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो दोस्तों अगर मैं दो डाइस को थ्रो करूंगा या दो पासे फेंकूंगा, तो सैंपल स्पेस हमारा क्या बनेगा दोस्तों? सैंपल स्पेस बनेगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6, फिर 2 1 2 2, ऐसे दोस्तों आगे बनता जाएगा, फिर 3 1, फिर लास्ट में 6 1, और यहाँ पर दोस्तों 6 6। तो केस बनेंगे दोस्तों टोटल 36, 6 गुणा 6 केस कितने बनेंगे दोस्तों? टोटल 36 केस बनेंगे, 6 गुणा 6 करके। अब दोस्तों आपको ये पता करना है, तो दोस्तों ये तो है पहली डाइस पर आई नंबर, ये है दूसरी डाइस पर आने का नंबर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करना क्या है, पहले आप एक डाइस के लिए निकाल लेंगे कि किसी एक डाइस पर, मतलब फर्स्ट परीक्षण में, एक डाइस का मतलब नहीं है एक साथ जो दो डाइस फेंकी है उन दोनों पर 4 से कम नंबर आने की प्रायिकता कितनी है। मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं कि दो पासे फेंके और उन पे 4 से कम नंबर हो, इसकी प्रायिकता क्या है। तो दोस्तों हमारे फेवर में कौन कौन से बने? एक तो 1 1, 4 से कम है दोनों का टोटल, 1 + 1 करेंगे 2, 2 + 1 3, और 2 + 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 1 + 2। तो दोस्तों अगर मैं कहूँ कि हमने दो पासे एक साथ फेंके और उन पर 4 से कम नंबर हो, उन पासों पर आए नंबरों का योग 4 से कम हो, यही लिखा हुआ दोस्तों, सम विल बी लेस देन 4, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो हमारे फेवर में है दोस्तों 3 और टोटल है 36। टोटल कितने दोस्तों हमारे पास? 36। तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/12, मतलब 4 से कम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/12 है। लेकिन दोस्तों ये एक परीक्षण में है। ये कितने परीक्षण में है? एक परीक्षण में। अब आपको निकालना है कि 12,000 परीक्षणों में कुल कितनी बार ऐसा हो सकता है, तो प्रोबेबिलिटी से इसको गुणा कर देंगे। तो 12,000 दोस्तों इससे गुणा हो जाएगा, एक पासे की जो प्रोबेबिलिटी है उससे दोस्तों हम इसको गुणा कर देंगे, तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा? 1000। 12 1 कट जाएगा दोस्तों, तो 1000 बार ऐसा होगा। जब 12,000 बार हम ये परीक्षण करेंगे तो प्रत्याशित, मतलब लगभग 1000 बार उन पर आए हुए नंबर्स का योग 4 से कम होगा। तो आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। आपको एक सिंपल एग्जांपल समझाता हूँ, मैंने 12,000 से गुणा क्यों किया है। जैसे माना कि एक सिक्का है, उस सिक्के को मैंने, सिक्के पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, मतलब चित आने की प्रोबेबिलिटी। अब मैं कहूँ कि अगर सिक्का 10 बार फेंके तो हेड लगभग कितनी बार आएगा, तो आप क्या करोगे कि भाई प्रोबेबिलिटी को 10 से गुणा कर दोगे, तो आंसर आ गया 5। तो आप कहोगे कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी अगर 1/2 है तो लगभग 5 बार हेड आएगा और 5 बार टेल आएगा। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर क्या है, 4 से कम उन दोनों का टोटल आने की प्रोबेबिलिटी है 3/36, 1/12। तो ये परीक्षण किया 12,000 बार,
तो 12,000 बार परीक्षण करोगे तो लगभग 1,000 बार, मतलब 12,000 में से 1,000 बार आ गई प्रोबेबिलिटी 1/12। 1,000 बार लगभग उन डाइस का जो सम होगा वो 4 से कम होगा। आई होप दोस्तों अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों क्या कहता है हमसे? क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि एक F1 टन में 16 तथा 19 स्वतंत्रता की कोटि दे रखी है। तो दोस्तों F डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे रखा है। जो पहला लिखा होता है उसको N1 बोलते हैं, जो बाद में लिखा था उसे N2 बोलते हैं। ये इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। मतलब दोस्तों N1 हो गया 16 और N2 हो गया 20। और आपसे पूछा हुआ है कि इसका माध्य क्या होगा। तो दोस्तों F डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होता है? अब ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। F डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होता है N2 माइनस 2। अब जिस विद्यार्थी को ये फॉर्मूला याद होगा उसके लिए क्वेश्चन विद इन 30 सेकंड का भी नहीं है। तो N2 दोस्तों हमारे पास है 20 और 20 माइनस 2, मतलब दोस्तों 20/18 इसका आंसर है। और 20/18 का मतलब है दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 10/9। तो 20/18 काट देंगे इसको तो आंसर आ जाएगा 10/9। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, एक हमारे पास चर है जिसका माध्य म्यू है और मानक विचलन सिग्मा है। मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन इज सिग्मा एंड मीन इज म्यू। देन व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x प्लस बी डिवाइडेड बाई सी। ये दोस्तों हमसे पूछा हुआ है। तो कुछ नहीं करना है, आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा हुआ है तो हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ax प्लस बी, और दोस्तों c को दोनों से डिवाइड किया हुआ है तो मैं c दोनों से अलग अलग डिवाइड कर देता हूं। और यहां पर दिया हुआ है कि a, b एंड c स्थिरांक है, मतलब कांस्टेंट है। और साथ में एक चीज और दे रखी है कि केवल c के साथ दे रखा है कि c का मान ग्रेटर देन 0 है। ये तो बताया है कि c का मान 0 नहीं है, क्योंकि c 0 हो जाएगा तो ये इन्फिनिटी में बदल जाएगा, इस कारण इसको डिफाइन कर दिया। लेकिन a और b के बारे में नहीं बताया कि ये ऋणात्मक है या धनात्मक है, बस इतना कहा है कि दोस्तों ये हमारे कांस्टेंट है, ये हमें बताया गया है। तो करना कुछ नहीं है। प्रमाप विचलन में से क्या होता है दोस्तों, मूल बिंदु में परिवर्तन से स्वतंत्र होता है। तो b और c से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और a/c बाहर आ जाएगा। a/c स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, और x का स्टैंडर्ड डेविएशन दोस्तों सिग्मा दे रखा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा a/c सिग्मा। लेकिन होल्ड ऑन, यहाँ पर मोड और लगाया गया है। क्या कारण है इसका कि मोड लगा दिया गया? मोड दोस्तों क्यों लगाया है कि अगर ये जो a है, c तो ग्रेटर देन 0 है, डोंट वरी, लेकिन अगर ये a हमारा अगर नेगेटिव में है, सपोज माने का कुछ भी हो सकता है, माना कि a का मान है -3, तो अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा, अगर मैं ऐसे लिखूँ -3/c सिग्मा, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रमाप विचलन कभी भी ऋणात्मक में नहीं होता है। तो उस दुविधा से बचने के लिए दोस्तों यहाँ पर मोड लगाया गया है। अगर a को भी वो डिफाइन कर देता कि a इज ग्रेटर देन 0 है, तो उस केस में दोस्तों हमारा आंसर ये भी हो सकता था a/c अपॉन सिग्मा, सॉरी a/c इंटू सिग्मा, तो ये भी आंसर बन जाता। लेकिन a को डिफाइन नहीं किया, इसलिए यहाँ पर लगा दिया मोड, ताकि क्वेश्चन को कोई गलत नहीं ठहरा सके। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। बहुत शानदार दोस्तों ये क्वेश्चन है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। T1 टन के लिए स्वतंत्रता की कोटि 5 है तो प्रसरण का मान होगा। प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूशन के दोस्तों आपको मीन और वेरिएंस याद होने चाहिए। तो दोस्तों अगर आपने पढ़ा होगा कि T फॉलोज T डिस्ट्रीब्यूशन विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो इसके प्रसरण का दोस्तों मान क्या होता है? T के प्रसरण का मान हमारे पास दोस्तों क्या होता है? T के प्रसरण का मान होता है n डिवाइडेड बाई n-2, क्योंकि इसमें n1 तो होता नहीं है, एक ही होता है। तो दोस्तों इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 5 दे रखी है, तो मतलब हमारे पास जो n बराबर दे रखा है दोस्तों वो दे रखा है 5। तो अब इजीली आंसर निकल जाएगा। ये T का हो जाएगा दोस्तों μ1 डैश या मीन, तो 5/5 माइनस 2, आंसर आ गया दोस्तों 5/3। यही हमारा आंसर है। भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 छक्के 18, 3.666 अप्रोक्सीमेटली 1.67 दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कि पर्याप्तता के लिए द फैक्टराइजेशन थ्योरम क्राइटेरिया सफिशिएंसी इज आल्सो नोन एज। तो दोस्तों सफिशिएंसी निकालने के लिए काम आता है नेमन फैक्टराइजेशन थ्योरम। ये सफिशिएंसी कैसे निकालता है कि Lx थीटा हमारा होता है लाइक्लीहुड फंक्शन, अगर उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सके, एक gt थीटा और एक hx, जहाँ पर gt थीटा हमारा यहाँ पर दोस्तों एक फंक्शन होता है, मैं आपको बता देता हूँ कि नेमन फैक्टराइजेशन थ्योरम क्या है। Lx थीटा बराबर gt थीटा इंटू hx। अगर हम इस फैक्टर में इसको डिवाइड कर सके, ये लाइक्लीहुड फंक्शन होता है, आपने जरूर पढ़ा होगा, तो
जी टी थीटा हमारा जो है दोस्तों वो थीटा और टी का कंबाइंड फंक्शन है, और एच एक्स हमारा जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा मतलब पैरामीटर से इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र होता है। तो इस तरह से हम फैक्टर करके फिर इसके अंदर हम सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स ढूंढते हैं। वो एक लार्ज प्रोसेस है, बट यहाँ पर एक केवल नाम पूछा है कि इसे किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों हमारा आंसर आएगा फिशर नेमन थ्योरम। फिशर नेमन थ्योरम या इसे फैक्टराइजेशन थ्योरम भी बोलते हैं। केवल दोस्तों नेमन फैक्टराइजेशन थ्योरम भी कह सकते हैं, या फिशर नेमन थ्योरम भी इसका एक नाम है। और ये दोस्तों काम आता है सफिशिएंसी निकालने के लिए, पर्याप्तता निकालने के लिए। यहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है कि नेमन फैक्टराइजेशन थ्योरम इज यूज्ड टू ऑब्टेन। तो हमारा आंसर आएगा, क्या काम आती है नेमन फैक्टराइजेशन थ्योरम? आती है सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स निकालने में दोस्तों ये काम में आती है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, आपको दोस्तों पीडीएफ दे रखा है एफ एक्स बराबर थीटा ई की पावर माइनस थीटा एक्स, और आपसे पूछा है कि व्हाट इज द करेक्ट, इनमें से करेक्ट कौन सा है। अब दोस्तों ये फंक्शन किसका है? दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये फंक्शन किसका है दोस्तों? हमारा एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन है। और देखते ही आपको पता लग जाएगा कि इस फंक्शन का जो मीन है वो तो होता है दोस्तों 1/थीटा, और जो वेरिएंस है दोस्तों आप निकाल भी सकते हो इस एक्सपेक्टेशन से, पर आपको पता होना चाहिए वेरिएंस ऑफ 1/θ²। ये दोस्तों इसका मीन और वेरिएंस होता है। एक्सपोनेंशियल का फंक्शन है, साथ में दे रखा है थीटा का मान 0 से 1, मतलब 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। अब रिलेशन क्या होगा? आप सोचेंगे कि वेरिएंस बड़ा है या मीन बड़ा है, तो मैं आपको बता देता हूँ थीटा का जो मान है वो 1 से छोटा है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं थीटा बराबर 0.5 ले लेता हूँ। 1 से बड़ा नहीं लेना, आप 1 से छोटा कोई भी मान ले लें, मैं आपको प्रूफ करने के लिए दिखा रहा हूँ जस्ट। तो अगर मैं 1.5 ले लेता हूँ माना कि, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये 1/0.5, तो ये आएगा 2, और ये क्या आएगा 0.5 को गुणा करेंगे तो आएगा 0.25, और ये आएगा 4। इसका मतलब दोस्तों एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा जो मीन है वो वेरिएंस से छोटा होता है। देखो वेरिएंस बड़ा आया है, वेरिएंस कितना आया दोस्तों हमारे पास 4, और मीन कितना आया है 2। तो हम क्या कहेंगे कि जो मीन है वो वेरिएंस से छोटा है। तो आंसर आ गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, माध्य प्रसरण से छोटा होगा। मैंने आपको प्रैक्टिकली भी समझा दिया है, आई होप अच्छे से आपके समझ में आ गया होगा। दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों क्या है, ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं। क्वेश्चन है दोस्तों प्रोबेबिलिटी से, और 3/25 आपको दे रखा है, और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट दे रखा है दोस्तों 8/25। बहुत दोस्तों शानदार क्वेश्चन है ये, और आप भी कमेंट सेक्शन में और इसका रिव्यू जरूर दें कि ये टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन आपको कैसा लगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट बी बराबर दे रखा है दोस्तों, तो इसको कैसे खोलते हैं? आपने पता होगा दोस्तों कि इसको खोलेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये ऐसे खुलेगा दोस्तों। और इसका मान हमें दिया हुआ है, इसका मान दोस्तों में कितना दे रखा है, दिस इज इक्वल टू 3/25। इसी तरह से दोस्तों ये कैसे खुलेगा, ये खुलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये दोस्तों ऐसे खुलेगा, और इसका मान दे रखा है दोस्तों 8/25। अब आप देखेंगे कि दोनों में से ए इंटरसेक्शन भी घटाया है, दोनों में से क्या घटाया दोस्तों, मैंने ए इंटरसेक्शन भी घटाया है। तो बी में से घटाने के बाद तो बच रहा है 3/25, बी में घटाने के बाद कितना बच रहा है दोस्तों, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में कितना बच रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में बच रहा है 3/25, और प्रोबेबिलिटी ए में से सेम क्वांटिटी घटाने पर बच रहा है 8/25। सोल्व नहीं करना है दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन है, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत आसान है। तो इसको घटाने पर कितना बच रहा है 8/25, दोनों में से आपने सेम क्वांटिटी घटाई है। अब बताओ बड़ा कौन सा होगा, बड़ा होगा दोस्तों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इतना बड़ा है कि घटाने के बाद भी 8/25 बच रहा है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में से मात्र 3/25 बच रहा है, और दोनों में से आपने सेम क्वांटिटी घटाई है। तो इसका मतलब दोस्तों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बड़ा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से, और यही दोस्तों मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों क्या है कि दो यादृच्छिक चित्र दे रखे दोस्तों, और आपसे पूछा है कि इसका सीमांत पीडीएफ क्या होगा। ये दोस्तों क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, यहाँ थोड़ी सी आपको इंटीग्रेशन की सॉल्यूशन की इंटीग्रेशन सोल्व करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, और एक जो मेजर चीज़ है उसका भी थोड़ा दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ध्यान यहाँ पर क्या रखना है उसको आप देखेंगे
कि जब भी लिमिट के अंदर इस तरह कॉन्ट्राडिक्शन हो, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब है देखो लिमिट दे रखी है 0 से 2x की और y की दे रखी है 0 to x, मतलब इन दोनों की लिमिट में कुछ ना कुछ मैच कर रहा है। अलग अलग हो दोनों की बिल्कुल सेपरेट का मतलब है जैसे इसके अंदर x ना हो और इसके अंदर भी कोई y ना हो, तब तो सिंपल है। लेकिन यहाँ लिमिट लगाते समय दोस्तों आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्या सावधानी रखनी है वो हम चेक करते हैं। दोस्तों यहाँ पर दे रखा है आपको जॉइंट पीडीएफ और आपसे पूछा है मार्जिनल पीडीएफ ऑफ y क्या होगा। तो दोस्तों आपको निकालना है fy, तो जिसका मार्जिनल निकालना होता है उसके अगेंस्ट हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, मतलब हमें मार्जिनल निकालना है y का। तो दोस्तों क्या करेंगे, fxy को इंटीग्रेट करेंगे dx के सापेक्ष और dx की दोस्तों लिमिट लगाएंगे, f निकल के आ जाएगा। तो अब लिमिट क्या लगाएंगे दोस्तों x की, यहाँ पर वो ध्यान रखने योग्य बात है। आप x की लिमिट यहाँ 0 to 2 नहीं लगाओगे, अगर 0 to 2 लगाओगे तो आंसर नहीं आएगा, एक वैल्यू आएगी। आपको चाहिए फंक्शन, क्योंकि आप देखेंगे तो x जो है वो y से शुरू हो रहा है। x किससे शुरू हो रहा है दोस्तों, y से, और x क्या है आपका, सब x आपका क्या है, y से बड़ा है। तो आपको x की अगर लिमिट लगानी है तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ क्या दोस्तों कि y to 2 ये x की लिमिट लगेगी यहाँ पर, क्योंकि x की जो दोस्तों हमारी जो न्यूनतम सीमा है वो y है, तो हम 0 ना लेकर y लेंगे क्योंकि दोनों मिक्स हो रही है यहाँ पर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर है कि आप x की लिमिट लगानी है तो 0 to 2 नहीं लगाएंगे दोस्तों, क्योंकि आप देखेंगे x का जो न्यूनतम मान है वो है y, तो y से शुरू हो रहा है और अपर मान है 2। तो ये कंबाइंड लिमिट दे रखी है एक तरह से अलग अलग फॉर्म के अंदर। और इसी प्रकार से दोस्तों हमें यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है कि लिमिट जो लगानी है, ये सेम क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं इसको कैसे हमें करना है। तो यहाँ जो x की लिमिट लगेगी दोस्तों वो क्या लगेगी, y to 2। लिमिट किसकी लगेगी दोस्तों, y से लेकर 2, और अब हमारा फंक्शन निकल के आ जाएगा। तो लिमिट लगा दी हमने y से लेकर 2, fxy है दोस्तों 2 और कर देंगे dx। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अब दोस्तों 2 का इंटीग्रेशन, 2 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा x, हमारी लिमिट आ जाएगी दोस्तों y to 2। तो हमारे पास दोस्तों आंसर क्या निकल जाएगा, पहले x का मान 2 रखेंगे तो 2 - y, ये दोस्तों हमारा यहाँ पर आंसर 2 - y, 2 - 2 dx x इक्वल टू 2, x इक्वल टू y, 2 - 2y। एक मिनट दोस्तों देख लेते हैं उसमें कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई है। हाँ यही आंसर दोस्तों ऑप्शन में है, 2 - 2y, मुझे लगा ऑप्शन नहीं है ये। तो 2 - 2y दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। तो ये ध्यान रखना है हमें कि आपको लिमिट दोस्तों किस तरह से लगानी है। तो मेजर चीज़ दोस्तों यहाँ पर अगर आपने लिमिट सही लगा दी तो आंसर आपका दोस्तों निकल के आ जाएगा। इसी तरह से दोस्तों आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, अब ये जरूर है दोस्तों कि जब आप अगर आपको कोई बोल दे कि fx से निकालना है तो x की लिमिट यहाँ पर दोस्तों वो तो हमने fy निकालना था तो x की लिमिट लगा दी। लेकिन अगर कोई कहे कि x का मार्जिनल ऑफ x निकालना है तो लिमिट लगानी है दोस्तों y की। क्या किसकी लिमिट लगानी है, y की। तो y की लिमिट दोस्तों, y की लिमिट में कोई दिक्कत नहीं है, अलग से दे रखी है 0 to x, तो उसकी फॉर्म में है और x यहाँ पर सबसे छोटा है तो y की लिमिट में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है दोस्तों यहाँ पर x की लिमिट लगाने में, तो ये विशेष ध्यान रखना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक सतत यादृच्छिक चर है, उसका पीडीएफ आपको दे रखा है, तो इन दोनों में क्या संबंध होगा। दोस्तों आपको दे रखा है x पीडीएफ है और उसका माध्य दे रखा है। अब दोस्तों माध्य क्या होता है इसका, मैं कहूँ एक्सपेक्टेशन ऑफ x माध्य के बराबर होता है। तो माध्य कैसे निकालते हैं दोस्तों, इंटीग्रेशन, लिमिट हमारी है दोस्तों x की 0 to 1 और fx हम यहाँ रख देंगे x इंटू fx dx। और दोस्तों fx हमारा क्या है यहाँ पर, a प्लस bx। fx क्या दोस्तों, a प्लस bx हमारा है और इंटू कर देंगे dx। तो आपको पता ही होगा कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्या होता है, x इंटू fx dx। और दोस्तों fx का मैंने यहाँ पर मान रख दिया है और इसकी वैल्यू हमें दे रखी दोस्तों 1/3 और इसी से यह क्वेश्चन सोल्व होगा। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं दोस्तों। तो इंटीग्रेशन दोस्तों इसका क्या होगा, ये हमारे पास आ जाएगा x के अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो a तो दोस्तों कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा x² / 2 प्लस
दोस्तों x यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आएगा b एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, तो दोस्तों पहले ही हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा x3/3। ये हमारे पास दोस्तों इंटीग्रेशन आ चुका है। और यहाँ जो लिमिट लगेगी वो लिमिट दोस्तों हमें लगा देनी है, चाहे तो अलग अलग करके कर सकते हैं आप, चाहे एक साथ लिमिट लगा सकते हैं, दोनों से आपका आंसर सेम टू सेम निकल के आएगा। तो दोस्तों यहाँ लिमिट लगा दी मैंने 0 to 1 और दिस इज इक्वल टू 1/3। यहाँ दोस्तों अगर 1 रखूंगा मैं तो आएगा a/2 प्लस b/3 और 0 रखेंगे तो पूरा माइनस हो जाए, पूरा 0 हो जाएगा, तो हमारे पास दिस इज इक्वल टू बचा 1/3। तो इंटीग्रेशन दोस्तों आपको आना चाहिए, इंटीग्रेशन आपको करना है। अब आप यहाँ पर चेक करेंगे कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहाँ पर a और b का मान रखने पर 1/3 आ रहा है। चाहे तो इसको और सोल्व कर सकते हैं एलसीएम लेके, तो यहाँ दोस्तों एलसीएम आ गया 6, एलसीएम 6 ले लीजिए दोस्तों हमारे पास, तो ये आएगा 2 3 6 3a प्लस 2b बराबर 1/3। और दोस्तों इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3a प्लस 2b, 6 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा तो 6/3 बराबर बचेगा 2। तो दोस्तों यहाँ से हम कर सकते हैं आसानी से। अब आपको करना क्या है, आपको देखना कि a और b का क्या मान रखे कि हमारे पास 2 निकल के आ जाए। अब देखिए a का मान 1 रखूँ, b का मान 0 रखूँ। अगर a का मान 1 रखूँगा तो 3 आएगा, जबकि आना चाहिए 2, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखेंगे, a का मान 1 रखें तो 3 और b का मान 2 रखें तो यह आएगा 6, 6 3 9, तो ये भी गलत हो गया। a का मान -2 रखें तो यहाँ आएगा दोस्तों -6 और b का मान 2 रखें तो यहाँ आएगा 6, तो ये 0 हो गया, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है दोस्तों राइट आंसर होगा। चेक कर लीजिए आप, a बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ आएगा 6 और b बराबर -2 रखेंगे तो यहाँ आएगा दोस्तों, एक मिनट, a बराबर 2 एंड b बराबर -2। तो चेक कर लेते हैं, b इक्वल टू -2 रखेंगे तो 3 × -2 दिस इज इक्वल टू +6, ये तो दोस्तों 12 हो गया। देखते हैं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं की, एक मिनट। ये दोस्तों एलसीएम लिया है इसलिए ऊपर जाएगा, ये थोड़ी हमने गड़बड़ कर दी यहाँ पर कैलकुलेशन के अंदर, तो इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ एक बार। यहाँ दोस्तों हम एलसीएम ले लेंगे 6 2 3 6 3a प्लस 2b। तो दोस्तों हमारे पास ये जो एलसीएम है वो नीचे की तरफ है, तो 6 ऊपर जाएगा, तो हमारे पास बच रहा है बेसिकली ये 1/3 के इक्वल नहीं है। 6 दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 6/3a प्लस 2b और बराबर है 1/3। अब दोस्तों इसका जो मान निकल के आना चाहिए, क्या गड़बड़ है इसमें, this is equals to 1/3 a बराबर 2 6 एंड b बराबर -2। हाँ दोस्तों ठीक है, यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया वैल्यू रखने में, तो पिछली बार वैल्यू गलत रखने में आ गई थी, शायद यहाँ पर 3 भी रखने में आ गया था। तो b बराबर -2 है, मैं कुछ वैल्यू गलत रख रहा था, कुछ सेम कैलकुलेशन है, तो यहाँ 3a प्लस 2b बराबर, कई बार दोस्तों क्या हो जाता है कि जब हम एग्जाम में क्वेश्चन करते हैं तो हम जो गलती कर रहे होते हैं वो हमसे पकड़ने में नहीं आती है। तो आपको ऐसे समय में करना क्या है, कई बार कैलकुलेशन में हम लोग दोस्तों उलझ जाते हैं, तो उस टाइम उस क्वेश्चन को छोड़ देना है, फिर दोबारा देखना है, तो वो सोल्व हो जाएगा। तो कैलकुलेशन मिस्टेक्स थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अब a का मान यहाँ दोस्तों हम 2 रखेंगे तो 6 आ जाएगा, और b का मान -2 रखेंगे तो ये -4 आएगा दोस्तों, तो -4 घटाएंगे तो आंसर 2 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हमारा आंसर सही है। चाहे तो आप यहीं देख के रख सकते हैं दोस्तों, आगे इसको सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, प्रोसेस कैसा करना है वो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, यदि
हाँ, x एक पॉइजन सर है तथा प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 1/5 है। दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो वेरिएंस ऑफ x क्या है दोस्तों, आपको यहाँ पर दे रखा है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 0 दोस्तों क्या होता है, पॉइजन का फंक्शन क्या होता है, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। तो x की जगह दोस्तों हम 0 रख देंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 0 बराबर क्या दे रखा है, 1/5। मतलब आपके पास क्या बचा है फाइनली, e रेस टू माइनस लैम्डा बराबर 1/5। ये दोस्तों बचा है। अब आपको यहाँ से लैम्डा का मान निकालना है, क्योंकि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का जो वेरिएंस ऑफ x होता है वो लैम्डा होता है। और अगर मीन पूछे दोस्तों हमसे कि मीन क्या होगा, तो भी आंसर सेम रहेगा, मीन भी लैम्डा ही होता है। दोस्तों बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है। तो दोनों तरफ दोस्तों हम लोग ले लेंगे। तो जैसे ई में लोग लेंगे तो लोग से ई कट जाएगा, इधर बचेगा माइनस लैम्डा। इधर लेंगे दोस्तों log 1/5, ये हम लेंगे। तो हमारे पास दोस्तों लोग खोलेंगे तो क्या आएगा, log 1 माइनस log 5। और दोस्तों log 1 हो जाता है 0। तो हमारे पास क्या बचा फाइनली, हमारे पास बचा दोस्तों माइनस लैम्डा बराबर माइनस log 5। ये हमारे पास बच गया है, माइनस से माइनस कट गया। लैम्डा का जो लैम्डा हमें निकालना था वो कितना निकला दोस्तों, log 5। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हमारा यहाँ पर आंसर होगा। शानदार दोस्तों सॉल्यूशन चल रहा है, तो सॉल्यूशन जरूर देखें ताकि दोस्तों हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, समान वितरण का प्रायिकता वक्र है, प्रोबेबिलिटी कर्व ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन इज। तो दोस्तों गामा डिस्ट्रीब्यूशन आपने पढ़ा ही होगा। दिस इज द, हमने काई स्क्वायर भी पढ़ा है, काई स्क्वायर इज स्पेशल केस ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी दोस्तों हमने देखा है। या गामा और काई स्क्वायर में दोस्तों घनिष्ठ संबंध है, हमको पता ही है। और गामा डिस्ट्रीब्यूशन का दोस्तों मीन और वेरिएंस क्या होता है, और दोस्तों गामा डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होता है, या मैं कहूँ μ1 डैश दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि x फॉलोज गामा डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर लैम्डा, तो दोस्तों मीन इसका होगा लैम्डा, वेरिएंस ऑफ x भी दोस्तों इसका लैम्डा, मतलब μ2 भी इसका आता है लैम्डा, याद कर लेना, μ2 भी इसका लैम्डा आता है। μ3 दोस्तों इसका होगा लैम्डा स्क्वायर। μ3 कितना होगा दोस्तों इसका, μ3 हमारे पास, सॉरी μ3 लैम्डा स्क्वायर है 2 लैम्डा। एंड μ4 दोस्तों हमारे पास इसका निकल के आता है 6 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर। तो ये तो याद करने के लिए होगा, लेकिन हमें यहाँ पर बात करनी है कि स्क्यूनेस और कर्टोसिस कैसा है। तो दोस्तों स्क्यूनेस और कर्टोसिस हम β1 से निकालेंगे। β1 हमारा क्या होगा, μ3 स्क्वायर अपॉन μ2 का क्यूब। ये दोस्तों β1 होता है। और जब β1 का दोस्तों मान निकलने जाएंगे तो हमारे पास आएगा, हमारे पास वैल्यूज हम रख देंगे तो आएगा 4 अपॉन लैम्डा। कितना आएगा दोस्तों, 4 अपॉन लैम्डा, जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो हम यहाँ पर कह देंगे दोस्तों हमारा स्क्यूनेस कैसा होगा, पॉजिटिवली स्क्यूड। हम इसका रूट और ले लेंगे तो वो रूट भी दोस्तों हमारे पास γ1 जो है वो रूट β1 होता है, वो भी ग्रेटर देन 0 ही निकल के आएगा, क्योंकि μ3 पॉजिटिव है। तो दोस्तों हमारा जो पॉजिटिवली स्क्यूड हो गया, ये हमें पहले से ही पता होना चाहिए, कोई कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं है। इसी प्रकार से दोस्तों जब हम β2 निकालेंगे तो β2 का मान दोस्तों हमारे पास निकल के आता है यहाँ पर 3 + 6 लैम्डा। तो दोस्तों ये भी हमारे पास क्या 3 से बड़ा है, तो β2 3 से बड़ा है, तो γ2 भी दोस्तों ग्रेटर देन 0 आएगा। तो ये हो गया लेप्टोकर्टिक। तो दोस्तों यही हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कि ये पॉजिटिवली स्क्यूड और लेप्टोकर्टिक होता है। अब मैं आपसे कहूँ कि काई स्क्वायर से कनेक्टेड है, तो आपने पढ़ा होगा काई स्क्वायर भी दोस्तों क्या होता है, पॉजिटिवली स्क्यूड और लेप्टोकर्टिक होता है। तो एक दूसरे से कनेक्शन है, इसका मतलब है तो उसी का ही पार्ट। तो जो वो फॉलो करेगा वो इसको भी करना पड़ेगा, इसलिए इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। ये तो जस्ट मैंने इसलिए बताया कि ऐसे फैक्ट्स अगर इनडायरेक्टली दूसरे तरह से पूछ ले तो हमें पता होने चाहिए। यहाँ दोस्तों सॉल्यूशन में इस तरह से करवा रहा हूँ कि आपको एक के साथ 2 चीज़ें याद हो जाए, यही मेरा प्रयास है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों क्या है, एक प्रसामान्य प्रायिकता वक्र है। यदि x इज ग्रेटर देन a बराबर 0.7 और x इज लेस देन b बराबर 0.6। अब दोस्तों आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व तो देखा ही होगा, कैसा होता है, बेल शेप्ड। बीच में दोस्तों हमारे पास क्या होता है 0.5 और पॉइंट आपके वैल्यूज होती है। अब आप देखिए आपको दे रखा है कि x इज ग्रेटर देन a, मतलब x a से बड़ा है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.7 है। तो दोस्तों 0.7 का मतलब ये जो पॉइंट कहीं है ये कहाँ होगा दोस्तों हमारे पास, कि x, ध्यान से देखिए दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि जो x है वो a से बड़ा है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, आप
0.07 दोस्तों इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है। और एक कर्व और बना रहा हूँ, उससे दोनों आपको क्लियर हो जाएगा। और उस कर्व को कहाँ रखना है वो हमें यहाँ पर देखना है। दूसरा कर्व दोस्तों मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, सेम कर्व मैंने बना दिया 0.5, ये प्रोबेबिलिटी को शो करता है। और दूसरे कर्व में आपको दे रखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन b बराबर है 0.6। अगर दोस्तों इन दोनों में तुलना करनी है तो सबसे पहले इनके चिन्ह समान कर लीजिए, बाद में ये तुलनात्मक रूप से सही रहेंगे। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या दोस्तों कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन a बराबर 1 माइनस 0.7, क्योंकि ग्रेटर देन a की प्रोबेबिलिटी है 0.7, तो लेस देन a, जैसे कोई भी कर्व है, मैं बोलता हूँ a यहाँ पर कोई पॉइंट दे रखा है, तो इससे ग्रेटर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.7, तो कम होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 0.3, तो 1 में से माइनस कर देंगे तो दोस्तों लेस देन की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 0.3। अब जो लेस देन की मैंने लिखी उसको यहाँ लिख लीजिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन a बराबर 0.3। अब इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से लग जाएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब देखिए b से छोटा होने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है, तो b कहीं यहाँ पर होगा, और b से छोटा होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.6, और a से छोटा होने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है, तो a दोस्तों कहाँ पर होगा, a कहीं न कहीं यहाँ पर होगा, तो a से छोटा होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है मात्र 0.3। तो अब बड़ा कौन है आप बताइए कि a बड़ा है या b बड़ा है। तो दोस्तों हमारा आंसर यहाँ पर क्या आएगा, a इज लेस देन b, मतलब b बड़ा है और a छोटा है। ऑप्शन नंबर b विल बी राइट आंसर। तो दोस्तों जब भी तुलना करनी हो दोनों के अंदर तो दोनों को एक ही चिन्ह में बदल ले, या तो इसको लेस देन में बदल ले या इसको ग्रेटर देन में बदल ले, आंसर निकल के दोस्तों आ जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब आप यहाँ से रख सकते हैं आराम से कि भाई x a से छोटा है, ठीक है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है दोस्तों वो कितनी है 0.3 है, और इसमें 0.7 आ रही, तो a छोटा होगा और b उससे बड़ा होगा।